नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना से एक नया विस्फोट जो है इस देश में कर दिया है, और ये जो विस्फोट है वो प्रधानमंत्री जी के लिए तो पता नहीं, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता पर जबरदस्त भारी पड़ना शुरू हो चुका है, दिखाई भी देने लग गया है अभी से। लोगों की नौकरियों से लेकर के और शेयर मार्केट तक में तबाही मची हुई है, नौकरियां जाने की तैयारी है। अब सोचिए, अगर ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की एक अपील पर चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में जाकर के बोल देते हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी चीजों को, कुछ ऐसी चीजों को शायद अब उसको ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामी को पहली बार ऑन कैमरा कबूल किया है। इस देश में जहां पर इतने सारे लोगों ने जान गंवाई जिस घटना से, उस घटना का जिक्र प्रधानमंत्री संसद से लेकर के और बाहर की जनसभाओं तक करते हुए सुने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोविड काल की। कोविड काल की याद उन्होंने संसद में दिलाई। अब वो सार्वजनिक मंचों से इस तरीके की बात कर रहे हैं कि लोगों को कोविड काल में जैसे लोग जी रहे थे वैसे जिए, जो तमाम पाबंदियां थी उन पाबंदियों को मानिए, डीजल पेट्रोल कम खर्च करिए, गाड़ी से मत चलिए, मेट्रो से चलिए, तेल कम खाइए, ये सारे अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री के लिए खबर आ रही है कि वो तो 2-2 किलोमीटर लंबे रोड शो कर रहे हैं, कितनी कितनी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। एक वो 8,000 करोड़ का जहाज है जो शायद वो बिना पानी वानी के भी चल जाता है, क्या होता है उसमें, क्या पड़ता है, कैसे उड़ते हैं प्रधानमंत्री, पता नहीं मुझे, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। साथ में विदेश यात्राओं की भी खबर आ रही है कि साहब तो विदेश जा रहे हैं। आपको बता दिया उन्होंने कि आपको विदेश नहीं जाना है, आप घर में रहिए, घर से काम करिए, हम विदेश जा रहे हैं। अब सर, दो चीजें साफ है। एक, प्रधानमंत्री जी की ये जो अपील है वो क्या कहती है, उपदेश हमें दे रहे हैं, बाकी सारे मौज खुद कर रहे हैं। और दूसरा, क्या ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा बोझ सरकार उठा रही है, किसके घर से उठा रही है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, चुनाव में बहुत मेहनत की है। 2 महीने, 2.5 महीने से ये युद्ध चल रहा था। 28 फरवरी से लेके प्रधानमंत्री जी ने कभी संकट स्वीकार नहीं किया, और जैसे ही चुनाव में ज्ञानेश गुप्ता के सौजन्य से जो कुछ किया, उसके बाद थकावट उतारने का तो बनता है कि नहीं बनता। आप मोदी जी के जबरदस्ती खिलाफ हुए रहते हो। बुजुर्ग आदमी है, बेशक अविनाशी है, लेकिन विश्राम करना तो बनता है ना। तो उन्होंने अपना झोला पैक किया है 1 हफ्ते के लिए। ज्यादा खुश मत होइएगा। वो शुक्रवार को निकल रहे हैं, 15 तारीख को। 1 हफ्ते का ट्रिप है, और यूएई में हाथ लगा करके, जो पहले ही कष्ट के अंदर है बहुत ज्यादा। उसके बाद यूरोप घूमेंगे, स्वीडन जाएंगे, नीदरलैंड जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, इटली जाएंगे। वहां आपको पता है ना, जॉर्जिया मेलोनी और वो सारे के सारे जो है। तो एक देश का डंका बजे कितने दिन हो गए, आपको चिंता ही नहीं है देश की। और जिस तरीके से ही आपको फिर दिखेंगी, माई ब्रदर दिखेगा, सारी चीजें दिखते जाइएगा आप। तो ये जितने भी उपदेश हैं, ये देशवासियों के लिए, 144 करोड़ लोगों के लिए। और बाकी जो मौज का है, मोदी जी अपनी लिखवा करके आए, तो उसमें आपको परेशानी क्यों हो रही? मोदी जी की तो हर तरफ जय जय है। अभी आपने सिंदूर के बाद लगातार जय जय देख ही रहे। देखिए राम प्रकाश जी, ऑन ए सीरियस नोट, मोदी जी ने एक बार फिर अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। जो बात उन्होंने अब कल कही, 4:30 बजे वो बात कही थी, ठीक। और गजब की हिपोक्रेसी देखिए, 6 बजे वो रोड शो निकाल रहे थे। उनकी गाड़ी, उनके काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं आपको पता है? केवल 35। सारी की सारी विदेशी होती है। और प्रधानमंत्री आपको और मुझे क्या कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, ये कहते हैं ना। हमें कहते हैं विदेश में जाइए, और वो कहने के छठे दिन वो 1 हफ्ते की विदेश यात्रा पे। उनकी इस विदेश यात्रा के बिना क्या अटका हुआ, जरा आप मुझे बता सकते हैं? पिछले 2.5 महीने से जब पूरी दुनिया, ये जो वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस है, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, जब उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, क्या प्रधानमंत्री जी डंका बजाने के अलावा कोई और काम कर रहे थे? ज्ञानेश गुप्ता के साथ मिलके जिस तरीके से उन्होंने बंगाल और असम में जो खेला किया, वो सारी दुनिया के सामने। पूरा देश आर्थिक संकट की दहलीज पर अब से थोड़ी खड़ा है। लगातार ये संकट से रूस यूक्रेन हो, उसके बाद हो, लेकिन मोदी जी ने वहां भी आपदा में अवसर किया, उनके चेलों ने किया। लाखों करोड़ रुपए रूस के सस्ते तेल से कमाए। क्या देश में किसी एक आदमी को एक नए पैसे का लाभ हुआ? कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के दौरान देश का क्या हाल किया गया था, देश कोई भूल सकता है क्या? मोदी जी ने कभी स्वीकारा ही नहीं। मत स्वीकारो, ये उनकी पहली है। अब जब देश पूरा गंभीर आर्थिक संकट में उलझ गया है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब से मोदी जी आए हैं, राम प्रकाश जी, आप तो पुराने आदमी, 2014 से आज तक 35 से 40 लाख करोड़ रुपया उन्होंने हमारी जेबों से वसूला है, महंगे तेल और एक्साइज और इस सब के नाम पर। क्या वो 2.5 महीने का जो ये युद्ध चल रहा है,
इसको देश को सब्सिडाइज नहीं कर सकते उस 35-40 लाख करोड़ से? कहाँ गए वो पैसे? नंबर एक। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध था, उसमें इतना सस्ता तेल आया, तेल कंपनियों ने इतना बचाया, भारत सरकार को लाखों करोड़ रुपए की आमदनी हुई। क्या 4 साल की जो लूट हुई लोगों के साथ, क्या उससे इस लोगों को सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता? या सब्सिडाइज करना इनकी परंपरा ही नहीं। पहली बात है राम प्रकाश जी की समस्या को स्वीकार मत करो, और दूसरा, स्वीकार करने की बजाय देश में 3 काम करो। पहला काम कल उन्होंने किया जिसको कहते हैं भय, जिसके चैंपियन है वो, भय बेचो, भय के जरिए भ्रम फैलाओ और भ्रम से झूठ, और उसके बाद काम चलाते रहो। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या कह रहे थे कल? पेट्रोल डीजल मत खरीदो। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। कहा, उसके बाद रोड शो करने निकल पड़े। फिर आज सोमनाथ में रोड शो किया। फिर जो आपको पता है एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम कितनी दूर से चल करके जामनगर से, और वहां जाकर के, क्या वहां के लोगों ने देखा नहीं था क्या वो? क्योंकि मोदी जी की इवेंट को भव्यता चाहिए, तो पहले रोड शो करो 35 गाड़ियों के काफिले के साथ। उसके बाद ये अपने क्या नाम है एक्रोबेटिक टीम जो है वो करेगी। उसके बाद कभी वजह तो फिर चेतक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। आपने कहा कि मोदी जी के जो विदेश जाने वाला जहाज है 8500 करोड़ का, और ये सारे सूर्य किरण की टीम और चेतक, ये कैसे चलते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है वो तो चलते हैं एटीएफ से, साइंटिफिकली एयर टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं। लेकिन अगर गौ भक्तों की बात करूं तो शायद ये गोमूत्र से चलते होंगे, क्योंकि सनातन राष्ट्र है। मेरे को और आपको तो पता नहीं, क्योंकि हमें तो इतनी जानकारी, हम तो अल्बुद्धि लोग हैं। लेकिन हो सकता है वो गोमूत्र से चलते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी ने जो देश को उपदेश दिया या खुद पे लागू किया? मुझे और आपको तो कह दिया स्वदेशी अपनाओ। उनके शरीर पे आपको कोई स्वदेशी चीज दिखी? आज गए तो सोमनाथ हुए थे, उनकी गाड़ी कोई स्वदेशी हो, उनका चश्मा, उनका पेन, उनका जूता, उनका फैब्रिक, कोई चीज एक देशी हो बता दीजिए। कहते पेट्रोल डीजल मत खरीदो, तो ये आपकी गाड़ियां कैसे चलती हैं? फिर सोना मत खरीदो, इस पे मुझे बहुत आपत्ति है। बहुत प्रधानमंत्री कह रहे सोना मत खरीदो। मुझे एक बताइए राम प्रकाश जी, इस देश के लोग 83 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हो, वो सोना खरीद कहां से लेंगे? उनके पास तो आटा खरीदने के पैसे नहीं है। तो मोदी जी उनको आगाह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने उनको तो कह दिया, क्या वो जो रईस है, जो उनके दोनों A1 और A2, क्या उनको भी कह सकते हैं कि भाई तुम जो है ये थोड़ा चार्टेड वार्टेड को रहने दो उनको? क्या अपने जो चाणक्य को कह सकते हैं? क्या अपने रक्षा मंत्री को कह सकते हैं? क्या अपने कैबिनेट के चेलों को कह सकते हैं? या पूरे देश के अंदर जो 21 मुख्यमंत्री हैं भाजपा प्रायोजित, क्या उनमें से किसी को कह सकते हैं कि तुम्हें कुत्ता भी काटने को तैयार नहीं है, तुम ये 20-20 गाड़ियों का काफिला लिए क्यों घूम रहे हो? ये सारी चीजें मेरे राग के लिए। मेट्रो में घूमी, और मेट्रो में तिल रखने की जगह पहले ही नहीं। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे? ना, पता ही नहीं इनको। कह दिया, उपदेश दे दिया, बात खत्म, पैनिक बटन दबा दिया। उसका परिणाम आज आपने शेयर मार्केट में देख लिया, सुबह खुलते जैसे ही 9:15 लाखों करोड़ सुबह, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो पैनिक बटन था वो। फिर कहते हैं खाद का इस्तेमाल कम करो। जब आज हमारी पूरी की पूरी खेती जिस उस पर चली गई है पैटर्न पे, बिना खाद के इस देश के 144 करोड़ का पेट कहां से भरोगे? या फिर आपका मित्र वहां से आयात करके फिर महंगा बेचेगा? आप अगर आप अपना उपजाओगे नहीं तो बाहर से तो लाना ही पड़ेगा ना, भूखे तो नहीं मरेंगे कम से कम। तो क्या स्थिति होगी? कहते खाने के तेल का इस्तेमाल कम करो। पकोड़ा रोजगार तेल योजना जो बनाई थी उनका क्या होगा? वो तो सारे आपके चले पकोड़े बेचकर, वो पानी में तलेंगे क्या? ये सारी स्थितियां हैं। बेसिकली देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी हमको, और सारे देश को समझ जानी चाहिए। मोदी जी के 12 साल ने एक चीज सिखा दी है कि मोदी कभी अपनी नाकामी और नकारापन को स्वीकार नहीं करेगा। बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड। सारे का सारा बोझ जनता उठाए और वो केवल प्रचार मंत्री बनके घूमते रहे। जो आज सोमनाथ की इवेंट है, अगर आप उसका खर्चा निकालेंगे तो आपको पता है कितने 100 करोड़ रुपए में पड़ेगा? जिस तरीके से एयरफोर्स की जो सूर्य किरण टीम आई और वो सारा किया गया, ये सारी का सारा इवेंट जो उसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ। आज कोई एक बार उठा के देख लीजिए, फ्रंट पेज पे पूरे का पूरा मोदी और मोदी दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो ये बात मार्च में बता दी थी कि हम बड़े भयावह संकट की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आर्थिक संकट की तरफ। क्या खिल्ली उड़ाते थे चुनाव में उनकी कि कुछ लोग देश में पैनिक फैलाना चाहते हैं। राहुल ने तो मार्च में बता दिया था ये पार्लियामेंट सेशन के दौरान, कॉपीराइट का इश्यू, वरना हम दिखा भी देते। तो तब तो वो पैनिक फैला रहे थे, और आप क्या कर रहे थे?
वो भी विपक्ष शासित राज्य में खड़े होकर के। वहां के मुख्यमंत्री को कह रहे कि जो आप चाहोगे मैं दूंगा, आप मेरी पार्टी में आ जाओ। प्रधानमंत्री इस देश का होता है भाई साहब, किसी पार्टी का नहीं होता। वो अगर तेलंगाना का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के नाते आपके यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ये कह दे कि आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाओ। सरे आप कहा, वो वीडियो भी दिखा देंगे हम। मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। तो सवाल राम प्रकाश जी है ही नहीं। सवाल तो उस धर्मनिरपेक्षता का है जो आज लीगलाइज कर दी गई है, वैलिडेट कर दी गई है, और उस पर कोई चर्चा नहीं होती। जब पूरा बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, वो सारे इस जो पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है उससे निपटने की तैयारियों में जुटे हुए थे, तो अपने राजा बाबू क्या कर रहे थे? वो चुनाव खेल रहे थे गणेश गुप्ता के साथ मिलकर के, सारी मैनिपुलेशन करवा रहे थे। ये बेसिकली आपको स्वीकार करनी पड़ेगी पूरे देश को कि जैसे कोविड वैसे ही ये मोदी जनित आपदा है। जैसे कोविड के नाम पर सारी चीजें हुई थी, ये बिल्कुल वही क्रोनोलॉजी समझ लीजिएगा, बिल्कुल सेम टाइमिंग। केवल आपदा कहा जाएगा सर, या आपदा में अवसर की जो काबिलियत है प्रधानमंत्री की, उसमें उनको किस्मत का भी साथ मिल जाता है कि जब भी वो दिखता है देश, जब हालात देश के खराब होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा अवसर आकर के खड़ा हो जाता है जिसका फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं। कोविड भी ऐसा ही काल रहा है, और फिर इस समय ऐसा कि दुनिया में जब हम इन संकटों से जूझ रहे थे, युद्ध होने लगा, सब कुछ प्रधानमंत्री ने उठा के युद्ध पे थोप दिया कि ये देखिए इस युद्ध के चलते अब आप इस तरीके की स्थिति को फेस कर रहे हैं, महंगाई आपके दरवाजे खटखटा ही रही है, जिस दिन खोल दीजिए। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए युद्ध तो रूस और यूक्रेन का भी 4 साल से चल रहा है। उसको अवसर बनाया कि नहीं बनाया? लाखों करोड़ रुपए चेलों ने कमाए, पेट्रोल कंपनियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कमाए, लेकिन उससे ज्यादा A1 ने कमाया। कर लीजिए आप, क्या करेंगे? कोई हिसाब किताब है क्या? 4 साल तक सस्ता तेल बेच करके महंगे कीमतों पर देश के लोगों को लूट लिया, और आज 2.5 महीने के अंदर हालत ये है कि देश में पैनिक बटन दबा रहे हैं। शाम को 6:30 बजे क्या कहा कि पेट्रोल और डीजल ज्यादा यूज नहीं करना है, बसों से जाओ, सार्वजनिक परिवहन से जाओ, और 8 बजे रोड शो कर रहे थे 4 दर्जन गाड़ियों के साथ। किया कि नहीं किया? वीडियो है, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। सवाल केवल क्या है कि उनका केवल एक ही चीज उनको आप कह सकते हैं कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई हो नहीं सकती। क्या कहा उन्होंने देशवासियों को? सोना मत खरीदो, विदेश यात्राएं मत करो, और घर से ही काम करो। सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने ये अपील क्यों की? जबकि राहुल ने तो मार्च में ही बता दिया था। क्या वे अर्थव्यवस्था पर जो खतरा मंडरा रहा था, क्या उसको छिपाने में लगे हुए थे अपने पोमेरियंस के जरिए? क्या प्रधानमंत्री इस अपील के जरिए आपको सीट बेल्ट टाइट करने के लिए नहीं कह रहे कि सीटों की पेटियां बांध लीजिए, पेट्रोल तेल का काम होने वाला है? ये उसकी प्रिल्यूड है, ये उसकी भूमिका है। जिस दिन विदेश जाएंगे शुक्रवार को, उस दिन आपको पता लगेगा 15 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ गए। ये वो है, उसके लिए देश को मानसिक तौर पर तैयार करना। तो अब सवाल ये कि क्या जो ये तेल की कीमतें बढ़ेंगी और सारा ये होगा, क्या इस बढ़ोतरी के लिए वे अमेरिका ईरान जंग से जो उपजा संकट है उसको बहाना बना रहे हैं, आम आदमी पर अपना बोझ बढ़ाने जा रहे हैं? याद रखिएगा एक बात, 12 साल मोदी का शासन, 12 साल में 35 से 40 लाख करोड़ रुपए कमाया है, एक्साइज और ये सारी चीजें बढ़ा करके सस्ते तेल के उस पर। और आज 2.5 महीने में हालत ये होगी कि देश संकट में आ गया। किसके कारण आया? कौन कर गया संकट? कांग्रेस तो नहीं थी सत्ता में, आप ही थे। अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है। और सवाल राम प्रकाश जी केवल इससे नहीं कि लोगों को बोझ पड़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी। सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी का। जैसा आपने कहा, बेरोजगारी बेहिसाब होगी, और सरकार ने इससे निपटने के लिए ना तो कभी कोई रणनीति बनाई, ना उनको कुछ समझ है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की लफाजी की, और फिर निकल गए रोड शो करने, या फिर चले गए विदेश में ही की करने। वो शुक्रवार को प्लान है, झोला पैक हो चुका, जा रहे हैं वहां। तो सवाल ये है कि क्या मोदी स्वीकार कर रहे हैं कि देश आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा हुआ है?
और इसलिए कोरोना जैसी कम खर्ची की वकालत कर रहे हैं। ठीक बात है, मैं और आप तो कर लेंगे, हमारे पास तो है भी नहीं। वो क्या कर रहे हैं, मुझे और आपको तो कह रहे तेल मत खाना, ये मत करना, और वो जो इतनी महंगी गुच्ची खाते हैं उसका क्या है, लाखों रुपए किलोग्राम है उसका रेट, मिनिमम 60,000 रुपए किलो है, वो खाते हैं, उसका क्या है, हम तो कर लेंगे। और आर्थिक संकट जब आ गया है तो क्या ये जंग केवल जंग की वजह से आया है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। ये तो 12 साल की जो आपकी नीतियां हैं, वो अर्थव्यवस्था का पहले से ही बैंड बजा हुआ था। अब आप इस युद्ध की ओट लेने की फिराक में, जो आप हमेशा से करते हैं, जैसा आपने कहा ना कि युद्ध को भी अवसर बना लिया इन्होंने, उसके अलावा ना इनको कुछ आता ना कोई बात। तो सवाल राम प्रकाश जी है कि ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं, इसमें देश आज ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि अब हाहाकार मचेगा, जिसके लिए बाकायदा मार्च में राहुल ने चेतावनी दी थी, और तब प्रधानमंत्री, पूरी भाजपा और सारे जो उनका गिरोह है, सारे पोमेरियंस, उन सब ने उसकी खिल्ली उड़ाई थी। आज वही बात वो खुद कह रहे हैं, तो वो सच से साक्षात्कार करा रहे हैं। सच का तो इनको सिखाया ही नहीं जाता। 100 साल की जो एनजीओ है, उसने सच बोलना तो कभी सिखाया ही नहीं। उसने तो लफाजी सिखाई है, मकारी सिखाई है, झूठ बोलना सिखाया है, भय सिखाया है, भ्रम सिखाया है, झूठ सिखाया है। वही सारा काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, कोविड के दौरान में पूरे दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, और ये नमस्ते ट्रंप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और उसी नमस्ते ट्रंप के दौरान उसके बाद तुरंत चुनाव कराए गए, लॉकडाउन कराया गया, क्या क्या नहीं कराया गया। तो इनका तो केवल एक सूत्रीय एजेंडा ये है कि सत्ता कायम काबिज करनी है किसी भी प्रदेश के अंदर। वो आपने बंगाल और असम के मॉडल देख लिए, अब कोई नहीं बचने वाला इससे, और देशवासी अपने 2 जून की रोटी के लिए धक्के खाते रहेंगे। इनको जो करना है, इनकी तो मौज फर्स्ट क्लास है। अभी 85 करोड़ के जहाज से जाएंगे, क्या वो किसी अपने मंत्री को कहेंगे कि भाई साहब मेट्रो यूज कर लो, दिल्ली में सबसे बड़ी मेट्रो करो यूज? प्रधानमंत्री भी करे। तमाम दुनिया के देशों के लोग ड्राइवर खुद, प्रधानमंत्री गाड़ी खुद चला के जाते हैं। भाई, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, आपको किस चीज का खतरा है? छोड़ दीजिए, सुरक्षा का धंधा ये सारा। रेगुलर फ्लाइट से जाइए, यूरोप के दौरे पर अगर जाना है आपको, कीजिए जाके ही की जो भी करना आपको। तो ये क्या मतलब है? मितव्ययता मेरे और आपके लिए, 144 करोड़ लोगों के लिए। आप क्या करने आए हैं देश में? मौज काटने के लिए? जिम्मेदारी सारी हमारी, कारण सारे तुम्हारे। बर्बाद किया तुमने, झेलेंगे हम। यही तो है 12 साल का, इसके अलावा और क्या होता आप बता दीजिए। बिल्कुल। अब लेकिन सर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहना था वो तो कह दिया, उसका असर मार्केट पर होने लगा, इंडस्ट्री में होने लगा। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर चले जाएंगे। इस आखिर प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा? क्या इस देश में इस तरीके ये करके आर्थिक संकट से उबर जाएगा देश? अगर कोरोना जैसे हालात में देश रहने लग जाएगा तो इससे क्या आर्थिक संकट से बाहर आ जाएगा? वो जो बोझ जो मार जनता पर पड़ने जा रही है उससे जनता बच जाएगी? राम प्रकाश जी, सवाल जनता को बचाने का है। जनता की अगर चिंता होती तो ये सारी बातें युद्ध शुरू होने से पहले की थी, जिस समय आप वहां पर मेडल पहन रहे थे हमलावर देश के ऊपर जाकर। उस समय सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था कि ये हमला होने वाला है ईरान पे। तब वो सारे के सारे मेजर्स लिए जाने चाहिए थे। उस समय आप इजराइल की संसद में खड़े होकर के एक ऐसा मेडल पहन करके आए जो ना आपसे पहले किसी को मिला, ना आपके बाद किसी को मिलेगा। ठीक, तो उसकी चिंता नहीं थी। उसके बाद वहां से आए तो चुनाव में जुट गए, तो किसी बात को स्वीकार करने का मतलब ही नहीं था। तेल, ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जो उन्होंने मितव्ययता का नुस्खा दिया है, क्या ये समझदारी उन्हें हफ्तों पहले नहीं आनी चाहिए थी, या महीनों पहले नहीं आनी चाहिए थी? जैसा मैंने कहा, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ ना, आपको 10 तारीख को कैसे याद आई, 10 मई को, 2.5 महीने बाद, कि ये सारी चीजें? ये बेसिकली ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पश्चिम बंगाल और असम में जो उनका चुनाव था, उसकी संभावनाएं खराब ना हो जाए, इसलिए एक फॉल्स ऑरा बनाया गया था पोमेरियंस के जरिए। बेसिकली उनकी जो एकमात्र जो प्राथमिकता है मोदी जी की, अमित शाह की, सारों की केवल एक प्राथमिकता है, वो है सत्ता कब्जाना अधिक से अधिक जगह। एक ऐसी प्राथमिकता जो नौकरियों, छोटे व्यवसायों, विदेशी मुद्रा भंडार और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की हर एक चीज से ऊपर है, केवल चुनाव जीतना। और प्रधानमंत्री जी तो बेसिकली देशवासियों को इस जो सलाह अब दी गई है, इसका पूर्वाभास तो सबको है, किसको नहीं? हम सबको पता ही है। लेकिन ये 2020 से 2023 के उस कालखंड की याद दिलाता है जो भारत कोविड 19 जो महामारी थी उसकी चपेट में था, और पूरी दुनिया में जीवन अस्त व्यस्त हुआ था। तब हमारे पीएम क्या कर रहे थे मोन्टेरा स्टेडियम के अंदर, वो सारी दुनिया ने देखा, नमस्ते ट्रंप। उसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो परिस्थितियां बनी, ट्रंप के जाने के बाद देश ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए क्या किया था, आपको ध्यान है?
छतों पर घंटियां बजाई थी, थालियां बजाई थी। 22 मार्च 2020 को हुआ था, याद है ना आपको? तो वो सारी घंटियां और थालियां निकाल के तैयार रखिएगा, इस बार इवेंट कुछ और बढ़ाएगा। फिर 2 दिन बाद पूरा देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, अगर आपको याद हो। बुनियादी परिवहन जितनी भी व्यवस्था थी, उसके अभाव में लाखों प्रवासी मजदूरों का क्या हाल हुआ था, उसको भी मत भूल जाइएगा। फिर थाली बजाओ, दिया जलाओ, घर वापस जाओ, ये सारा का सारा नारा किया गया। जितनी जो देश ने झेला, जिस तरीके से भूख झेली, कठिनाइयां झेली, त्रासदियां झेली, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को कोई असर नहीं पड़ा। और हालत ये हुई कि 2021 के जो विधानसभा चुनाव थे, जिनमें भाजपा बंगाल में हारी थी, वो भी कोविड के प्रकोप के दौरान कराए गए थे, अगर आपको याद हो तो। 2021 में बीजेपी हारी थी वहां पर, और डब्ल्यूएचओ ने 2023 में दुनिया को पहली बार वायरस से सुरक्षित घोषित किया। उसके बीच में मोदी का सारा काम चलता रहा, जो उनका एजेंडा था, बाकी देश भुगतता रहा। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करने की बजाय हर चीज का भार लोगों पर डाल करके और खुद अपना जोड़ा उठाए और शुक्रवार को निकल जाएंगे। पीछे से दाम बढ़ जाएंगे, हो सकता है आज शाम तक ही बढ़ जाए, यू नेवर नो, जिस तरह का उनका खेल है पूरा। क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है राम प्रकाश। मेरा तो सिंपल सा सवाल है कि 4 साल तक आप रशिया से इतना सस्ता तेल खरीदते रहे, और अब 2.5 महीने के अंदर ही आप तेल बढ़ाने की बात करने लगे। आपने तब लोगों की जेबें काटी, लूट की, कम से कम उसका अब वो करवा दीजिए सब्सिडाइज। जो 12 साल से आप देश के लोगों को लूट गए 35 से 40 लाख करोड़ रुपए, उसमें सब्सिडाइज कुछ करा दीजिए। देश के आम आदमी की कमर पहले ही टूटी हुई है, रोजगार है नहीं, रुपए की कीमत आप देख रहे हो। उस सब के बावजूद झेले हम ही, प्रधानमंत्री मौज में नहीं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं। उनकी किसी भी चीज के अंदर कोई चेंज आया हो, देखा हो, कोई गाड़ियां चेंज होगी हो, कुछ उनके वस्त्राभूषण चेंज हो गए, चश्मा पेन कोई चीज चेंज होगी हो, वो सब हमारे लिए। तो देश इस बात को समझ ले अब, नहीं तो हाहाकार तो ऑलरेडी बचा हुआ है ग्राउंड पे। अब तो ये आपको ज्यादा नाकामी, विजिबिलिटी। सर सरकार की जो नाकामी है, क्या वो इस अपील से छुप जाएगी? आखिर प्रधानमंत्री अगर इस देश को चला पा रहे होते तो क्या ये अपील करने की जरूरत पड़ती? वो भी तब जब विपक्ष के नेता ने इसको बहुत पहले ही देश के सामने रख दिया था, सरकार के सामने रख दिया था। पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। मार्च के महीने में पार्लियामेंट सेशन के दौरान, बजट सेशन था, तब उन्होंने खड़े होकर कहा था संसद के अंदर कि बहुत भयावह संकट आने वाला, आर्थिक संकट और रोजगार से लेकर के खाद की समस्या से लेकर के, आप वो हम चला नहीं सकते, लेकिन वो वाइट सुनिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना विजनरी स्टेटमेंट था वो। और उसके बाद राहुल गांधी की ट्रोलिंग कराई गई थी कि वो पैनिक फैला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कल शाम को क्या किया था जब वो ये सब कर रहे थे? तो ये तो राम प्रकाश जी बेसिकली क्या है कि लोगों को एक उनके दिमाग में बना दिया, भाई मोदी जी ने 2.5 महीने बड़ी राहत दे दी और अब आपकी जेब कटने का समय आ गया है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, वो सारे का सारा तेल के दाम बढ़ाने का वो है। उसके बाद ये ऐसे ही मौज काटेंगे, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आज जो डॉलर की गत बनी है, डॉलर तो अपने ही सबसे वीक उस पे है, उसके बावजूद भारत के रुपए की गति ये क्यों बढ़ी? क्योंकि मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया होता रहा, सारा आयात बढ़ाते रहे, देश के मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद कर दिया गया। वो सारी पॉलिसीज है ना, जिसका कोई सवाल नहीं पूछेगा। और आपने कहा कि चिंता, चिंता तो भाई साहब एक ही चीज की है, जो काम मैं और आप कर रहे हैं, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, केवल 24 घंटे इन्फॉर्मेशन से पूछवा दीजिए एक दिन के लिए, मोदी जी ढूंढने नहीं मिलेंगे आपको। ये जितने तबलची घूम रहे हैं ना, एक भी नहीं मिलेगा आपको। ये सारे सवाल यूके जनता के सामने रख दिए जाएंगे। आज देखिए सोमनाथ में क्या इवेंट क्रिएट किया गया था। कोई पूजा पाठ करने के लिए कोई रोड शो करने जाता है? आर्मी के सूर्य किरण टीम के वो कराए जाते हैं। चेतक हेलीकॉप्टर इस काम के लिए खरीदा था आपने कि फूल बरसाओ? कल्पना तो कीजिए, इस देश को क्या मूर्ख बनाया गया है। मुझे और आपको वो खर्च कम करने की बात कर रहे हैं, अपनी एक इवेंट पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हर जगह हो रहा है, ये हर रोज हो रहा है, विदाउट फेल हो रहा है, और किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि सबके मुंह के अंदर विज्ञापन भरा हुआ है, और विज्ञापन बढ़ने के बाद पूंछ हिलाना ही एकमात्र विकल्प है, वरना दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन देश आज बहुत गंभीर संकट के मुहाने पे खड़ा है राम प्रकाश जी, और जाग जाना चाहिए लोगों को कि ये मोदी में डिजास्टर है। ये युद्ध तो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, लेकिन 2.5 महीने बाद आपको युद्ध की याद कैसे आई? पहले क्यों नहीं आपने उसका जिक्र किया? पता था कि वोट चौपट हो जाएंगे सारी की सारी, जो ज्ञानेश गुप्ता का किया दरा खेल है वो सारे का सारा हो जाएगा। इसलिए उस बात को ऑन ही मत करो, और संकट को तो कभी स्वीकार करते ही नहीं। अपनी जिम्मेदारी लेना इनको कोई सिखाया ही नहीं गया, सवाल कोई नहीं पूछ नहीं सकता, जवाब देना इनको सिखाया नहीं गया, तो फिर ठीक चल रहा है जो कुछ चल रहा है, सत्ता कब्जा ही लेगी। बंगाल के चुनाव पे जो उंगलियां उठ रही है, देश में नहीं,
विदेशी मीडिया की बात कर रहा हूं, उठा करके देखिए एक बार। जो आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी का डंका पीटते फिरते थे, उसकी सारी पोल आपने दुनिया के सामने खुल रही है। आपने सर ज्ञानेश कुमार गुप्ता का भी जिक्र कर दिया, तो एक चीज पूछ लूं, राज्य चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो जीत, जो जिस तरीके से जीत मिल रही है, और हर चुनाव पहले से जो जीत है वो मार्जिन पहले से बड़ा होता जा रहा है, तो क्या इसके बाद प्रधानमंत्री को ऐसे अपील करने का बेस और मजबूती से नहीं मिल जाता है कि जब जनता इन्हीं सब चीजों में मस्त है, जिस देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता है कि वो तेल 30 रुपए खरीदेगी या 300 रुपए खरीदेगी, उसे एनी हाउ अंधभक्ति ही करनी है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो अपील हम कर ही सकते हैं। राम प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी इस देश की गवर्नेंस के लिए थे या मंदिरों में जाकर के अपने सामने डमरू बजवाने के लिए थे? आगे आगे डमरू वाले चल रहे, पीछे पीछे प्रधानमंत्री। कुछ दिन पिछले हफ्ते पहले आपने देखा था काशी विश्वनाथ में त्रिशूल और डमरू लिए खड़े हुए थे। सर जब जो हम धर्म, चुनाव इससे जीतेंगे तो हम काम क्यों करेंगे? हमें क्या जरूरत लगी हम काम करने के लिए? हम तो भुगती है ना, फिर पूरा देश भुगत ही रहा है भाई साहब 12 साल से। कहां समस्या है किसी को? कोई मान थोड़ी, कोई सड़कों पे आया क्या? किसी ने कोई चर्चा की क्या? और जो सही बात कही आप जैसे मेरे जैसा, उसकी ट्रोलिंग करने वाले नीचे पढ़ लीजिए कमेंट्स में, पता लग जाएगा आपको। खाने को दाने नहीं है, मुझे और आपको ज्ञान देंगे, हमारे जो फैक्ट फिगर्स हैं उन पे चुनौती देंगे, तो मोदी जी के चेले हैं। हो सकता है उनका 1.5 रुपए वाला जो ट्वीट था, हो सकता है 2.5 कर दिया उसको, उसका रेट हमें तो नहीं पता। लेकिन कुछ बहुत रेगुलर हैं जो सुबह से शाम तक यही गाली गलौज करते हैं अपने चैनल पर लगा करके। तो ये राम प्रकाश जी नया भारत है, और इसमें आप देखिएगा 7 दिन तक कई संकटें दिखेगा आपको। हर जगह ही खींची दिखेगी, बिना आवाज की वीडियो दिखेंगी, या कुछ और दिखेगा। कभी बताया जाएगा आप क्या करने गए थे? कभी बताया जाएगा आप क्या लेकर के आए, क्या लेने गए थे? ना, फोटो चलाए जाएंगे, फर्स्ट क्लास वीडियो दिखेंगे आपको प्रायोजित, सारे पोमेरियन चलाएंगे। उसमें मोदी को लाल कारपेट पे स्वागत किया, तो भाई साहब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का तो लाल कारपेट पे ही होता है, काली पे कौन करता है? लेकिन ये पोमेरियन सुबह से शाम तक डंका। अभी आपने देखा जिस तरीके से चुनाव में भाजपा ने कैसे जीत, सत्ता पे काबिज हुई, और उसके बाद एंकर्स आपके रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए फोटो खिंचवा रही, भाजपा ऑफिस में पत्रकार मिठाई बांट रहे। तो नया भारत है भाई साहब, ये देखते जाइए, अभी तो बहुत डंका बजने वाला है। बाकी एक हफ्ता ही के लिए तैयार रही। चलिए, मोदी जी का डंका जो है वो देश की जनता की लंका लगा रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। जब तक आप आंखें बंद करके देखते रहेंगे, मोदी जी इस डंके को और तेजी से बजाने में लगे रहेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कब तक जो है डंका बजवाते रहिए और कब तक अपनी लंका लगवाते रहिए, या फिर समाधान ढूंढिए, समाधान की तरफ बढ़िए। ये विकल्प सबके लिए खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।